एक देख रहे हैं, चलो ठीक है। खोलो शशि। तो स्कूल जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें दो चीजों के बारे में डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, इसका संचालन किस रूप में हो रहा है, और जो पाठ्यचर्या के लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति की दिशा में जो प्रगति है, इनको सक्षम बनाना। स्कूल की जो प्रक्रियाएं हैं, तो पाठ्यचर्या की प्रक्रिया एक पाठ्यचर्या से जुड़ी और एक संगठनात्मक। अब सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व इस एनसीएफ का आता है, वो है करिकुलर एरियाज। इसको समझना जरूरी है। एक शिक्षक की दृष्टि से ये जानना बहुत जरूरी है कि एक विद्यार्थी को क्या सिखाना है, दूसरी चीज कितना सिखाना है। अगर हम भाषा में या गणित में, विज्ञान में या कि कला शिक्षा में हम कोई भी दायरा हो, कोई भी विषय हो, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस एरिया में क्या सिखाया जाना जरूरी है, और दूसरी चीज उस स्टेज पर 5+3+3+4 इसमें क्या सिखाया जाना जरूरी है, उसे कितना सिखाया जाना जरूरी है, और तीसरी बड़ी चीज आती है कितना सिखाया जाना जरूरी है। तो एनसीएफ कहता है कि सबसे पहले तो करिकुलर एरिया डिफाइंड होगा, फिर उसके आधार पर विशिष्ट रूप में निर्धारित होगा करिकुलर गोल, फिर इसके आधार पर कॉम्पिटेंसी, और फिर लर्निंग आउटकम। हमने देखा था कि कुछ वर्ष पहले भी हमारे पास लर्निंग आउटकम्स की बुकलेट्स आई थी हर स्कूल में, कुछ पोस्टर्स भी आए थे जो कि हमें कक्षाओं में लगाने थे। उसके बाद में हमारी बात आई कॉम्पिटेंसी की। ये सारा का सारा ढांचा एक विषय को व्यवस्थित करना चाहता है, यानी कि योजना बनाने में एक शिक्षक को आसानी हो कि वो किस चीज को विकसित करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखे, और कितने समय में उन सब एरिया में उस विद्यार्थी में अपेक्षित विकास हो जाए। तो हम देखें, ये देखिए, हमने कहा कि पाठ्यचर्या संबंधी उद्देश्य यानी करिकुलम एम्स, दूसरा उनके लक्ष्य अर्थात करिकुलर गोल्स, फिर कॉम्पिटेंसीज और सीखने के परिणाम लर्निंग आउटकम्स। तो एक एक इन चार चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ लें, हम डिटेल में हम इन चीजों को समझ पाएंगे। पहला आता है कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों के हर चरण के अंत में, जैसे 5+3+3+4, तो 5 वर्षों की फाउंडेशन स्टेज की समाप्त होने पर, यानी 5 वर्षों की फाउंडेशनल स्टेज की शिक्षा पूरी करने के बाद में उस विद्यार्थी में क्या परिवर्तन आ जाने चाहिए, तो हम ये कहें कि भाई फाउंडेशन स्टेज की एजुकेशन पूरी हो गई। अब इन्हें देखने के लिए ये कहें इनके गोल्स क्या थे, तो इस एक चीज को अलग अलग भागों में बांटा गया। फिर हमने कहा तीसरी चीज की दक्षता यानी कॉम्पिटेंसी, ऐसी योग्यता जो कि सीखने की उपलब्धि होंगी कि अब ये काम ये कर लेता है। हमने कहा कि भाई कि वह अपनी भाषा में अपनी बात को कह सकता है कि नहीं कह सकता है, तो ये दक्षता है कि नहीं है। या हमने कहा कि वो 2 अंकों की संख्याएं उनके जोड़ कर लेता है या नहीं कर लेता है। या हमने कहा वो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के ऐसे जोड़ कर लेता है या नहीं कर लेता है जिनके उत्तर 1 अंकीय हों, और वो आसानी से कर लेता है।
तो हम क्या कहें कि उन्हें दक्षताएं कहें। सीखने के परिणाम यानी अब व्यावहारिकता में उसे उपयोग में भी कर पाएगा कि नहीं पाएगा, तो वे लर्निंग आउटकम्स हो गए। तो एनसीएफ में इस प्रकार से दिया है, सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य, फिर उसके आधार पर निर्धारित हुआ करिकुलर एरिया एम, फिर करिकुलर गोल, फिर कॉम्पिटेंसी और फिर लर्निंग आउटकम। देखते हैं हम लोग। हमने एजुकेशन के एम में एक भाषा का एक हमने एम लिया। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये रहा कि जो शिक्षार्थी है वो विवेकशील से सोच सके, स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, पूर्व धारणाओं के आधार पर नहीं। तो ऐसा व्यक्ति, यानी इसको और विस्तृत में कहा, मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन रैशनल एनालिसिस, creativity and a grounded understanding of the world, and acting on those choices is an exercise of autonomy. This indicates that the individual has gained the capacity for rational reasoning, critical thinking, knowledge with both breadth and depth, and discernment to understand and improve the world around them, developing such independent thinkers who are curious, open to new ideas, think critically and creatively, and thereby form their own opinions and beliefs is thus a very important aim for school education. तो हमने कहा एम ऑफ स्कूल एजुकेशन में हम केवल सोचने वाला व्यक्ति बना चाहते हैं हम सभी, लेकिन ऐसा स्वतंत्र विचारक जो कि जिज्ञासु हो, नए विचारों के लिए स्वतंत्र हो, जो कि क्रिटिकली सोचता हो, जो कि सृजनात्मक रूप से सोचता हो, अपने विश्वास को, अपनी धारणाओं के बारे में इनके आधार पर अपना विश्वास जो है वो बना सके, अपनी धारणाओं का निर्माण कर सके। तो ये हमारा उद्देश्य है। अब ये होगा कैसे? अब एक शिक्षक को क्या करना है इसके लिए? तो अब मैं एक शिक्षक हूं, मैं ये प्रश्न करता हूं, साहब ये तो सब ठीक है, लेकिन आप तो ये बताओ कि मैं क्लास में पढ़ाऊं कैसे? मैं लेसन प्लान बनाना चाहता हूँ साल भर का, इनमें क्या, ये तो अब मेरे समझ आ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है ये बताओ आप। तो आपका एनसीएफ ये बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकता है। तो देखते हैं हम। तो लैंग्वेज एजुकेशन में इस चीज को पाने के लिए क्या कहा? तो करिकुलर एम किया। पहली बात कि प्रभावी संप्रेषण आता हो बच्चे को। तो हमको क्या करना है कि प्रभावी संप्रेषण पे काम करना है। तो प्रभावी संप्रेषण का मतलब क्या है ये बताओ सर हमको। तो प्रभावी संप्रेषण एनसीएफ स्पष्ट कर देता है, स्टूडेंट शुड डेवलप देयर लैंग्वेज कैपेसिटीज टू थिंक क्रिटिकली। अपनी भाषा को इस प्रकार से यूज करे, भाषा की क्षमताओं को, कि वो आलोचनात्मक रूप से सोच पाए। आइडेंटिफाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एनालाइज देम, उन समस्याओं को एनालाइज कर सके, ऐसे तर्क दे सके जो कि कुतर्क ना हो, विवेकशील हो, और उन समस्याओं के समाधान में काम करे। और अपनी भाषा की क्षमता को इस प्रकार से सोचने के लिए और संप्रेषण के लिए यूज करे अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग आवश्यकताओं में, कि वो इफेक्टिव एक डेमोक्रेटिक, सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन दे सके, यानी सांस्कृतिक सहयोग दे, सामाजिक रूप से अपना सहयोग दे और लोकतांत्रिक रूप से अपना सहयोग दे। तो ये भी ठीक है, लेकिन अभी भी बात क्लियर नहीं हुई कि मुझे क्लास में और स्कूल में करना क्या है। तो करिकुलर को हमने कहा इसके लिए एक करिकुलर गोल यानी सीजी, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंडरी स्टेज पर, यानी हमारी जो अलग अलग स्टेजेस थी 5+3+3+4, इस स्टेज पर एक करिकुलर गोल एस्टेब्लिश किया गया। और वो गोल यही था कि अपनी भाषा को, रीजनिंग को डेवलप करने के लिए, अपने आर्गुमेंट्स की स्किल को डेवलप करने के लिए उसको क्या करेगा? विद अ वैरायटी ऑफ ऑडियो एंड रिटन मटेरियल। ये हमारा गोल हो गया कि अलग अलग उसके पास सामग्री है और अपनी भाषा को यूज कर सकता है। लेकिन अब होगा क्या? अब बच्चे में जो डेवलपमेंट होगा, कॉम्पिटेंसी आएगी, वो कॉम्पिटेंसी को वो देखिए करिकुलम गोल्स को कहा गया सीजी,
और जो कॉम्पिटेंसी है उसको सी नाम दिया गया, एक पूरी लिस्ट है इसकी, आप ढूंढेंगे तो मिलेगी और एनसीएफ में देखेंगे। तो कॉम्पिटेंसी या आप आरकेएसएमबीके में भी देखते हैं, सी 3.2 लैंग्वेज फर्स्ट R1 सेकेंड स्टेज के लिए कहा, आर्ग्यू करता है यानी कि तर्क देता है विद प्रॉपर रैशनल, कारण सहित, केयरफुली इवेल्युएटिंग प्रेमिसेस, यानी अलग अलग चीजों को इवेल्युएट करता है, मतलब उनका मूल्यांकन करता है बड़े ध्यान से और मजबूत आधार के साथ में आर्ग्यू करता है। ये चीज क्या बच्चे में आ रही है, ये कॉम्पिटेंसी आई। अब 9वीं में और 10वीं में इसी चीज के लिए क्या लर्निंग आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम हमारे सामने आया कि अब वो क्या करने में सक्षम हो गया है। तो 9वीं का बच्चा अलग अलग स्थितियों में आर्गुमेंट, अपना क्लियरिटी, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के साथ में आर्गुमेंट करने में सक्षम हो गया है। और जब चीजों को पढ़ रहा है या चीजों को समझ रहा है तो ये समझ पा रहा है कि कहीं वो किसी चीज के प्रति भावनात्मक रूप से पक्षपाती तो नहीं हो रहा स्वयं अपने आप में, तो वो चीजों को सही तरीके से समझने की क्षमता उसमें विकसित हो गई। 10वीं में अब वो अलग अलग स्थितियों के बीच में जो बोली जा रही हैं, जो और की लिखी जा रही हैं, उनके बीच में लॉजिकल रिलेशन बना रहे, यानी वो एक अच्छा लिखने वाला भी बन गया है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, और अगर ऐसा व्यक्ति है तो हमारा ये एम ऑफ एजुकेशन पूरा हो गया। अब टीचर को ये बात एनसीएफ ने क्लियर बता दी कि भाई एक बच्चे में ऐसा डेवलप होना चाहिए, और टीचर के समझ में आ गई। अब जब टीचर के ये बात समझ में आ गई, मुझे बच्चे को लॉजिक देना सिखाना है, क्या होगा? अब टीचर सबसे पहले ये कहेगा कि मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं कैसे पढ़ाऊं। ये अब टीचर को कोई कह नहीं रहा है, टीचर को कोई नहीं कह रहा कि मैं कैसे पढ़ाऊं। अब ये टीचर के अंदर अपने आप एक भावना विकसित हुई, और अब टीचर ने इस एनसीएफ में, अलग अलग चीजों में, अब अपने अध्यापन शैली में, अलग अलग चीजों में विद्यार्थियों की समस्याओं में सुधार करना स्टार्ट किया। और अब उस स्कूल में सकारात्मक परिवर्तन आया, उस विद्यार्थी में सकारात्मक परिवर्तन आया, और वह विद्यालय सही मायने में 2024 का एक ऐसा विद्यालय बना जो कि 2047 के एक बेहतरीन नागरिक का निर्माण कर रहा है। जैसे हमने कहा कि भारतीय संस्कृति के आधार पर हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तो ये पंचमय कोश, यानी कि अन्न में कोश, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, प्राण में कोश, अन्न में कोश, आनंद में कोश, तो इनके आधार पर इन सभी के स्तर पे हम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो। तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण शिक्षा। ठीक है, तो ये एनसीएफ हमारे लिए एक महत्वकारी और महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, जिसके सार को हमें सभी को पढ़ना होगा, ये कहना समीचीन नहीं है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षा से जुड़े एक बहुत संजीदा और संवेदनशील एक व्यक्तित्व होने के नाते हमें पढ़ना चाहिए, और जहां जहां जो भी संदर्भित है समय निकालकर उसे पढ़ना चाहिए, या इसके वीडियोस या ऑडियोज हमारे पास हैं, उन्हें देखा जाना चाहिए, और इस पर बातें होनी चाहिए। जहां कहीं भी आपको अवसर मिले हमें ट्रेनिंग शेड्यूल्स में, इनके बारे में आधे घंटे की, 1 घंटे की गंभीर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं निकिता मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी को अपने अनुभव से लाभान्वित करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद शशि जी।
जितने भी साथी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे भी ये यूट्यूब लाइव पर है, तो ये हमेशा के लिए हमारे पास यूट्यूब पर रहेगा। तो अधिकतम जो साथी हैं उनको आप इससे जोड़ें, क्योंकि ये एनसीएफ और एससीएफ जो है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन है, जबकि जब से ये शुरू हुआ था तब से अलवर ज़िले से हमारे मनीष जी इससे जुड़े हुए रहे हैं। और अभी जो काम हमारा चल रहा है, फॉर द एग्ज़ाम्पल आप लोग एसबीए ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों की इंडक्शन ट्रेनिंग अभी चल रही है, उन सबका जो आधार है, जो बेस है, वो हमारी एनईपी 2020 है और एनईपी 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो एनसीएफ और एससीएफ है। क्योंकि बिना करिकुलम के कोई भी शिक्षा नीति का निर्माण हो नहीं सकता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो लिंक है यूट्यूब का, आप उनको शेयर कीजिए और इसके साथ जुड़कर उसके जो प्रेरित कीजिए। इसके अलावा 2 बहुत मुझे मैसेज इस ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोगों को कन्वे करना है। जिन साथियों को इसमें संभागियों को आमंत्रित किया गया था, वे सभी साथी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, मगर जब भी उन्हें समय मिले, वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें भी आप अपनी उपस्थिति अति आवश्यक रूप से दर्ज करें। इतना महत्वपूर्ण समय आप लोगों ने अपना इसमें दिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मनीष जी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ पर दिया। शशि जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू।